अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ सेकेंड ईयर बॉटनी के एमसीक्यूज़ आदम जी कोचिंग सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है। आई डोंट नो कौन सी ब्रांच का है या किस एरिया का है एग्जैक्टली। आपकी जो पीडीएफ है जो बहुत सारे बच्चों ने सेंड करी थी, जिसमें सेकेंड ईयर के कॉलेजेस के पेपर हैं और सारी चीज़ें कंपाइल्ड हैं, उसके अंदर बहुत सारे उसके अंदर गेस्ट पेपर वगैरह है। तो मैंने उसी से ये पेपर लिया है और उसी को मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लें कि ये कहाँ का पेपर है। बाकी ये है कि अगर किसी को पीडीएफ चाहिए हो तो फिर मैं देखती हूँ कि उसकी लिंक अगर शेयर हो जाती है तो फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में जो है वो उसकी लिंक जो है वो डाल दूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, दिस हार्मोन एक्ट्स एज अ ग्रोथ इनहिबिटर कॉजिंग स्टोमेटा टू क्लोज। यहाँ पे मैंने हर सवाल के साथ पेज नंबर मेंशन किए हैं एज़ यूजुअल, जैसे मैं करती हूँ। तो आप जो है वो साथ साथ किसी को देखना है तो वो जाके बुक में अपनी रेफरेंस देख सकता है कि कहाँ से। ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो उससे वो होता है आपका एब्सिसिक एसिड जो कि ग्रोथ इनहिबिटर होता है। बाकी गिबरेलिन, साइटोकाइंस और जो ऑक्सिन होते हैं वो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। और ईथीन के बारे में आपने याद रखना है कि ये फ्लावरिंग करवाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है एब्सिसिक एसिड, जो कि ओनली वन हार्मोन है प्लांट के अंदर जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है। उसके बाद है, व्हाट विल बी कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। बहुत आसान सवाल पूछा हुआ है, बच्चे को भी पता होगा कि ये होता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जो डिजीज़ होती है वो होती है डायबिटीज़। ठीक है, उसके बाद है, दीज आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। तो ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो आपको इसकी जो है एटलीस्ट एग्जांपल्स कौन से होते हैं नाम भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि स्पायरोगायरा, नॉस्टॉक, डायएटम्स आपके पास बुक में मेंशन है। तो अगर यहाँ पे तो उन्होंने जनरल पूछा है, वैसे यही आता है एमसीक्यूज़ बहुत रिपीटेडली, लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछते हैं तो भी आपको एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए 2 से 3, कि अगर वो आ जाएँ तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, उसके बाद है, दीज प्लांट्स हैव बोथ स्टेमनेट एंड कार्पेलेट फ्लावर्स एट द सेम इंडिविजुअल प्लांट। तो ये होते हैं आपके पास मोनोएशियस। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रखें, कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर कह रहे हैं कि बोथ यानी कि दोनों है ना, स्टेमनेट भी है कार्पलेट भी है, फीमेल ऑर्गन वाली भी यानी फीमेल पार्ट रखने वाला भी फ्लावर है और मेल पार्ट रखने वाला भी फ्लावर है। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा प्लांट जो कि मोनोएशियस कहलाएगा। किस तरह से याद रखेंगे, मोनो मतलब वन। ठीक है, यानी कि उसके अंदर एक ही के अंदर दोनों चीज़ें हैं। इस तरह से याद रखिए कि कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर बच्चे के, डाई है तो डाई एशियस है तो उसका मतलब इसके अंदर दोनों होंगे, क्योंकि डाई या ड्यो जो डबल का वर्ड होता है वो डाई को हम उसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से आपने याद नहीं रखना है, इस तरह से याद रखना है मोनो मीन्स वन। तो यानी एक ही चीज़ के अंदर दोनों तरह के पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, उसको मोनोएशियस कहेंगे। डाई का मतलब है कि वो यूनिसेक्सुअल होगा, उसके अंदर सिर्फ एक तरह का या तो स्टेमनेट फ्लावर्स होंगे या कार्पलेट फ्लावर्स होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ द डोमिनेंट पेरेंट। तो ये आपके पास होता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि दोनों अलील्स जो होते हैं एक साथ डोमिनेंट हो गई हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि दोनों की दोनों जो कि डोमिनेंट थी लेकिन दोनों प्रॉपर्ली एक दूसरे के ऊपर ओवरकम नहीं कर पाए, डोमिनेंसी शो नहीं कर पाती जब अलील्स। तो इस तरह से होता है। और एपिस्टेसिस का फिनोमेना कुछ और होता था, इसके अंदर होता था कि एक जीन जो है वो एक पेयर ऑफ जीन जो होती है दूसरे की एक्सप्रेशन को किसी तरह से इफ़ेक्ट कर रही होती है, जो कि उसका पार्टनर भी नहीं होता, यानी उसके साथ वो इनहेरिट भी नहीं हो रहा था। इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस थी, लेकिन फिर भी वो उसकी जो है वो एक्सप्रेशन को चेंज कर रही है या इन्फ्लुएंस कर रही है, किसी तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। तो इस फिनोमेना को एपिस्टेसिस कहते थे। ठीक है, ये होता है टेस्ट क्लॉज, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में, आपको याद करना है। उसके बाद अगला सवाल है, ही प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। तो आपको उसका नाम याद करना था, वॉल्टर सटन ने प्रपोज की थी। उसके बाद है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट दिस सब स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मेयोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेज के अंदर कौन सा फिनोमेना होता है। मोटी मोटी बात आपने याद रखनी है, जैसे क्रॉसिंग ओवर है तो आपको याद रखना है कि ये होता था डिप्लोटीन के अंदर। आपको याद होगा सबसे पहले लिप्लोटीन होता था, फिर जाइगोटीन होता था, फिर पैकिटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस होता था। तो सबसे पहले लिप्लोटीन के अंदर जो होती है वो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम्स कंडेंस होते थे और उसकी जो है वो थ्रेड लाइक अपीयरेंस होती थी, थ्रेड बनते थे और फिर उसकी बीडेड अपीयरेंस आती थी। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जाइगोटीन के अंदर जो है वो आपके पास पेयरिंग होती थी, साइनेप्सिस होती थी। पैकिटीन के अंदर वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो एक एक क्रोमेटिड था, तो वो एक एक क्रोमेटिड जो होते थे वो इस तरह से जो थे वो डिवाइड होकर वो बनाते थे, टेट्रेड्स बनाते थे। तो इस तरह से जो एक
दो होमोलोगस, बेसिकली एक पेयर था होमोलोगस क्रोमोसोम का, उसके अंदर दोनों के क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते थे, उस तरह से एक टेट्रेट बनता था इन पैकेटीन। और डिप्लोटीन के अंदर जो होती है वो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना होता है, जिसमें ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में करीब करीब आते थे और इनके दरमियान जो होता है क्रोमोसोमल मटेरियल एक्सचेंज होता था। डाइकाइनेसिस के अंदर इनकी जो अट्रैक्शन थी वो ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद था इट इज़ द डार्क जोन ऑफ द ओशियानिक रीजन, तो ये होता है एफोटिक जोन। अच्छा, यहाँ पे सवाल हो सकता है कि ये दोनों भी जो होते हैं वो डार्क जोन के अंदर ही आते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है कि बेसिकली हमने यहाँ पे बैसल जोन भी है, बैथियल जोन भी है, तो इन दोनों में से तो हमें कोई एक चूज़ करना है। तो ये दोनों बेसिकली है क्या, एफोटिक जोन ही हैं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एफोटिक जोन। यूफोटिक जोन मतलब कि जो जो जिस पे लाइट पहुँच रही होती है, जिस रीजन तक लाइट पहुँच रही होती है, और एफोटिक वो जोन होता है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती, वो डार्क जोन होता है, जो कि बेसिकली इसके अंदर ये दोनों होते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट्स विद दिस कोडॉन, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत दफ़ा बहुत रिपीट हुआ है ये सवाल और बहुत इजी है कि AUG इज स्टार्ट कोडॉन, UAA, UGA और UAG ये तीनों जो होते हैं वो स्टॉप कोडॉन होते हैं। उसके बाद है इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्डरली और प्रोग्राम सेल डेथ, यानी इस तरह की सेल डेथ जो कि सेल खुद मतलब अपनी डिस्ट्रक्शन करवाता है ऑन पर्पस, उसको हम क्या कहते थे, एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस होती है जब किसी इंजरी की वजह से या कोई ट्रॉमा की वजह से सेल जो होता है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है, तो उसको नेक्रोसिस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपने हमेशा के लिए याद रखनी है और इसको सही से समझना है कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस क्या होता है। उसके बाद है व्हाट इज़ सेकेंडरी ग्रोथ, तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, आपकी इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये भी सवाल आता है कि सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से होती है। और इसमें क्या होता है कि जो डायमीटर का मतलब क्या होगा, डायमीटर मतलब कि ये स्टेम है या रूट है तो ये इस तरह से इंक्रीज़ होगा। ठीक है, लेंथ का मतलब होता है कि ये इस तरह से इंक्रीज़ होगा, यानी इसकी लंबाई बढ़ेगी, और डायमीटर का मतलब है कि इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। सही है। उसके बाद है प्लांट्स इन्फेक्टेड विद डिजीज़ प्रोड्यूस दीज केमिकल सब्सटेंसेस, तो हमें पता है कि फाइटोएलेक्सिन्स होते हैं, ये प्लांट का रिस्पॉन्स होता है टू पैथोजन। जब कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि इनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्ट्रक्ट कर सकता है, या इनके नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस ला सकता है, उसको हम पैथोजन कहते हैं। ठीक है, कोई बीमारी कॉज करा सकता है, बेसिकली डिजीज़ कराता है, तो उसको पैथोजन कहते हैं। जब वो उनके अंदर एंटर करेगा प्लांट बॉडी के अंदर, तो प्लांट केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे उसको रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए, तो उनको हम फाइटोएलेक्सिन्स कहते थे। ठीक है, उसके बाद है दिस इज़ प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA, तो सबको अच्छे से याद होगा कि वो यूरेसिल होता है जो कि सिर्फ RNA के अंदर होता है, DNA के अंदर क्या होता है, थायामीन। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ वर्नलाइजेशन, तो वर्नलाइजेशन क्या होती है, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट, ये तो आपको उसकी डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी थी। उसके बाद है दिस बैक्टीरियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट, तो ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि राइजोबियम होता है, ये एक तरह की म्यूचुअलिज्म होती है, एक तरह की एसोसिएशन होती है जिसमें प्लांट को भी फ़ायदा होता है और बैक्टीरिया को भी फ़ायदा होती है। बैक्टीरिया प्लांट के लिए जो है नाइट्रोजन फिक्स करता है और बदले में जो है वो प्लांट उसको एक जगह दे देता है, स्पेस दे देता है रहने की, और वो वहाँ पर आराम से रह रहा होता है, खा पी रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है कि अ सेल हैविंग 46 क्रोमोसोम डिवाइड्स बाय मियोसिस, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट द टेलोफेज 1, ये एक अच्छा सवाल है, एक कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये पता है कि मियोसिस के अंदर जो होती है, जो डिवीज़न 1 होती है, जो डिवीज़न 1 होती है वो होती है रिडक्शन डिवीज़न। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो क्रोमोसोम्स थे जो कि 2n थे या जो डिप्लॉयड थे, वो हमेशा रिड्यूस होकर किस तरह हो जाते हैं, हैप्लॉयड हो जाते हैं। तो अगर तो इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि अगर किसी सेल के पास 46 क्रोमोसोम हैं तो वो आफ्टर मियोसिस के टेलोफेज 1 के बाद, यानी कि जब एक डिवीज़न हो जाएगी, रिडक्शन डिवीज़न जब हो जाएगी तो कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे, तो अगर 46 है तो 46 का हाफ़ क्या होगा, 46 का हाफ़ होगा आपका 23। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर टेलोफेज 1 यानी कि फर्स्ट डिवीज़न ऑफ मियोसिस के बाद क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, हाफ़ हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये रिडक्शन डिवीज़न होती है, इसके अंदर जो होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर हाफ़ होने होते हैं। और इसके बाद जब सेकंड डिवीज़न होती है मियोसिस की, तो उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो हाफ़, मज़ीद हाफ़ नहीं होते। ठीक है, बल्कि जो साथ साथ जो पेयर्ड क्रोमोसोम थे सिर्फ वो सेपरेट होकर इस तरह से उसके अंदर डिवाइड हो जाते हैं, जर्म सेल्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हो जाते हैं इसके MCQs कंप्लीट। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।